नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी का अंशाल चल रहा था, अंशाल में मैं एक अंशाल से लेकर सेट नंबर 1 से सेट नंबर 3 तक बता दिए गए थे। अब आप लोगों को 59 के रूप में सेट नंबर 4 जो है 2024 का 348 जीजे है, इसको मैं 59 के रूप में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आप देखते हैं कि कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता। तो डीएनए में आप जानते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है और यूरेसिल। तो जो यूरेसिल होता है वो डीएनए में नहीं पाया जाता, तो इसका ऑप्शन सही है यूरेसिल। अगला है मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विपरीत लक्षणों को सम्मिलित किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा मटर का जो पौधा चुना था उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है 7। अगला है दात्र कोशिकारकता किस रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो दांत कोशिकारकता जो होता है ये बिंदु परिवर्तन रोग का उदाहरण है। अगला है परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो परागकण होते हैं वो लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। अगला है मलेरिया रोग का संचरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। तो आप जानते हैं कि मलेरिया रोग का रोगजनक प्लाज्मोडियम होता है, लेकिन रोग का जो संचरण होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। तो इसका आंसर है मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है 2 का पीसीआर का संकेताक्षर का रूप है। तो आप सभी जानते हैं जो पीसीआर होता है उसका संकेताक्षर रूप होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 2 का है किसी एक पारजीवी जंतु का नाम लिखिए। तो किसी एक पारजीवी जंतु का नाम गाय है। अगला क्वेश्चन है 2 का पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागकण हेतु उपयुक्त हैं। तो पुष्प के रंगीन आकर्षक दल कीट परागण के लिए उपयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है 2 का पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की जो शब्दावली होती है हरे पादपों को उत्पादक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 का अपघटन को परिभाषित कीजिए। तो आपने शायद सुना होगा कि केचुआ को किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में भी मदद करते हैं। उसी प्रकार अपघटन जटिल कार्बनिक सामग्री को कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 का किन्हीं 2 किण्वित पेय का नाम लिखिए। तो किण्वित पेय में आप जानते हैं किन्हीं 2 किण्वित पेय का नाम शराब और टोडी है, या बियर, विस्की, ब्रांडी, ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 का टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आप देखते हैं भारतवर्ष में प्रायः विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां दंपतियों में बच्चा पैदा न होने पर दोष का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद दे सकती है। बंध दंपतियों को संतान प्राप्त हेतु सहायता देने के लिए निम्न विधियां होती हैं। नंबर 1 है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे प्रग्नली शिशु कहते हैं। इसमें देखेंगे इसके अंतर्गत शुक्राणु व अंडाणुओं का इन विट्रो निषेचन कराया जाता है। अगला है इसी में युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। इस विधि का प्रयोग उन महिलाओं पर किया जाता है जो लंबे समय से बंध हैं। अगला है कृत्रिम गर्भाधान। इस विधि का प्रयोग उन पुरुषों में किया जाता है जिनके वीर में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, अतः इन्हें अंतः गर्भाशय वीरसेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 का समयुग्मकी एवं विषमयुग्मकी में 2 अंतर बताइए। समयुग्मकी और विषमयुग्मकी, इसमें देखेंगे इसमें एक कारक के दोनों युग्मक विकल्पी समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसमें देखेंगे इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या हो गया, विषमयुग्मकी हो गए। अगला देखेंगे जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें जनन के समय अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। अगला देखें इनकी संतान जनक के समजीनी व समलक्षणी होते हैं। इनकी संतान में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 3 का राइबोसोम के 2 कार्यों को बताइए। तो आप देखते हैं जो राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो नंबर 1 है राइबोसोम का कार्य प्रोटीन को संश्लेषण करना। अगला है दूसरा है अनुवादन हेतु एंजाइम उपलब्ध करवाना।
अगला है क्वेश्चन नंबर 4 का बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप देखेंगे बहुभ्रूणता, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। सिट्रस कुल के पौधों में एक समान होता है, जैसे नींबू होता है, संतरा होता है, इसमें क्या होता है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 4 का खा, स्त्री केसर के तीन अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। तो आप जानते हैं स्त्री केसर के 3 अंग क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। तो इसमें आप देखते हैं ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और पूरा अंडाशय है, ठीक है। तो इसमें 3 अंगों को दर्शाना था, तो आप देख सकते हैं बड़े आराम से। अगला है क्वेश्चन 4 का गा, पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखेंगे। इसमें 3 ग्रंथ के नाम लिखना है जो पुरुष से संबंधित होते हैं। इसमें प्रोस्टेट ग्रंथ, काउपर की ग्रंथियाँ और वीर, ये क्या होते हैं, 3 प्रमुख ग्रंथियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है 4 का घा, प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर लिखिए। तो प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता, इसमें देखेंगे प्राथमिक उत्पादकता में उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण में सौर ऊर्जा कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। द्वितीयक उत्पादकता देखेंगे जब ऊर्जा के संचयन की दर को उपभोक्ता के स्वयं स्तर पर पाया जाता है तो इसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। अगला देखेंगे इसमें इसे सरल एवं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। यह उत्पादकता संकलन एवं शुद्ध उत्पादकताओं में विभाजित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिकरण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। तो प्राकृतिकरण में देखेंगे प्राकृतिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक आनुवंशिक भिन्नता द्वारा किसी जीव के सर्वाइवल की प्रबल साम्यता को बढ़ावा देता है जो प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करता है, जैसे जीराफ का विकास। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का खा, प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए। तो आप देखेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक डीएनए की आणविक कैंची कहते हैं। इनकी खोज आर्बर ने 1962 में की थी। ये एंजाइम डीएनए द्विक में पाए जाने वाले उन विशिष्ट नाइट्रोजनस क्षारक कर्मों को पहचानते हैं जो डीएनए के दोनों वलयों में 5' to 3' दिशा में समान पढ़े जाते हैं। इन्हें पोलिंड्रोम कहते हैं। पोलिंड्रोम डीएनए अणु के दोनों और समान क्रम में पाया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए में विशिष्ट अनुक्रमों को पहचान कर काटते हैं। और इसमें है प्रतिबंधन एंजाइम का इस्तेमाल प्रयोगशाला में डीएनए के टुकड़ों में हुए हेरफेर के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आइए देखते हैं अनुकूली विकिरण। ऑस्ट्रेलिया के मूल स्तनधारी प्रोटोथीरिया तथा मेटाथीरिया उपवर्ग के प्राणी हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूथीरिया वर्ग के प्राणी मनुष्य द्वारा लाए गए हैं। स्तनधारी का विकास मीसोजोइक महाकाव्य के अंत में हुआ है। उस समय एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए थे। एग्जाम्पल देखिए, किसी जात के आबादी बढ़ने पर उसके सदस्य उत्पत्ति क्षेत्र के चारों ओर फैल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 का घा, अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए। जो बिना निषेचन के ही क्या करते हैं, फल का निर्माण करते हैं, उन्हें अनिषेक जनित फल कहते हैं। देखिए इसमें बिना परागण व निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। ये बीज रहित होते हैं, इन्हें अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अनिषेक फलन और द्वितीय कृत्रिम अनिषेक फलन। अगला क्वेश्चन है 6 का है अपसारी विकास को उदाहरण सही समझाइए। तो अपसारी विकास देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में यूथेरिया वर्ग के प्राणी मनुष्य द्वारा लाए गए स्तनधारी का विकास मेसोजोइक महाकाव्य के अंत में हुआ, किंतु यूथेरिया ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाया, जिससे वहां सुरक्षित मेसोजोइक जंतु विकसित हो गए। इस प्रकार का विकास अपसारी विकास कहलाता है। प्रकृति में एक जीव जात की उत्पत्ति एक बार तथा एक क्षेत्र के चारों ओर में ही होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये अपसारी विकास है और यहाँ पर आपको क्या बताया गया, अनुकूली विकिरण बताया गया। तो अपसारी विकास और अनुकूली विकिरण क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। अनुकूली विकिरण को ही क्या कहा जाता है, अपसारी विकास कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अंतरण आरएनए पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतरण आरएनए का मतलब होता है टीआरएनए। क्या होता है, टीआरएनए। तो आइए देखते हैं टीआरएनए क्या होता है।
वलन के कारण इनके अणुओं में द्वितीयक तथा तृतीयक स्तरों की संरचना होती है। इनके फलस्वरूप साइटोसाल में इन अणुओं की तृतीयक स्तर की त्रिविमीय आकृति अत्यधिक कुंडलित जैसी होती है। रॉबर्ट हॉल ने सन 1964 में टीआरएनए की संरचना का क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार टीआरएनए के प्रत्येक अणुओं की द्विविमीय आकृति मटर कुल के एक पौधा तिप्तिया द्वारा की पत्ती जैसी होती है। ये चारों भुजाएं सभी टीआरएनए अणुओं में एक जैसी होती हैं। 3 भुजाओं के सिरे लूप सदृश होते हैं। एक छोटी सी लूप सदृश पांचवी भुजा भी प्रायः होती है, जिसे लंब कहते हैं, परंतु ये समान नहीं होते। टीआरएनए की 4 भुजाएं होती हैं। तो आप देख सकते हैं टी साई भुजा में 4 भुजाएं होती हैं। एक एक्सेप्टर आर्म होता है, डीएचयू लूप होता है, एंटीकोडॉन होता है और टी साई सी आर्म होता है। ये भुजाएं होती हैं। और टीआरएनए की भुजा क्या होती है? क्लोवर लीफ की तरह इसकी संरचना होती है। आप देखकर इसका फिगर भी बना सकते हैं। 6 देखेंगे ओपियाइड्स ड्रगों को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आइए देखते हैं ओपियाइड्स क्या है। ओपियाइड्स ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत पथ को मौजूद विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों से बच जाते हैं। आमतौर पर ओपियाइड्स का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ओपियाइड्स के अंतर्गत अफीम व इसके व्युत्पन्न से मार्फिन, हेरोइन, हाइड्रोमार्फिन तथा कोडीन आते हैं। प्रोमॉक्सिफिन, मेपिरोडीन आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखीय चित्र द्वारा दर्शाइए। तो इसमें देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के पोषी स्तर। किसी भी पारतंत्र में सभी जैवीय घटक आपस में पूर्णतया संबंधित होते हैं। सभी जीव अपने भोजन के लिए अपने समुदाय में एक निश्चित स्थान ग्रहण करते हैं तथा इस स्थान को ही पोषी स्तर कहा जाता है। इस प्रकार जीवों में भोजन प्राप्त के लिए आपसी संबंध बने रहते हैं, जो इस प्रकार हैं। आप देखते हैं ये उत्पादकता है। उत्पादकता में आप जानते हैं हरे पेड़ पौधे आते हैं। हरे पेड़ पौधे पर क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता पर द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर क्या होते हैं? ऐसे निर्मित होते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को क्या खाया? मेढक खाया, मेढक को चूहा, चूहा को बाज, बाज को सर्प, ऐसे खाते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। तो आप देखें कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में खाद्य उत्पादन की वृद्धि एवं अन्य सुधार हेतु निम्न विकल्पों पर कार्य हो रहा है। इसमें देखेंगे कृषि रसायन आधारित कृषि। हरित क्रांति के द्वारा कृषि उत्पादकता में लगभग 3 गुना वृद्धि प्राप्त की गई है, किंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण यह उत्पादन भी पर्याप्त नहीं है। उत्पादन में वृद्धि उच्च उत्पादकता वाले उन्नत किस्म को फसल प्रजातियों के साथ साथ उपयुक्त मैनेजमेंट और कृषि रसायनों एवं पीड़कनाशकों के उपयोग से प्राप्त होता है। अतः इसके लिए कार्बनिक कृषि एवं आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों को प्रोत्साहन किया जाना ही बेहतर विकल्प होगा। अगला है कार्बनिक कृषि। इस प्रकार की कृषि में उत्पादन में वृद्धि के लिए आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों का उपयोग करते हुए जैव उर्वरक, जैव पीड़कनाशी, जैव नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। अगला है आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों पर आधारित कृषि। देखेंगे वह सभी जीव जैसे जीवाणु, कवक, पौधे, जंतु जिनके जीन्स में हर हेर फेर अथवा स्थानांतरण द्वारा परिवर्तन किया जाता है आनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहलाते हैं। आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें निम्न प्रकार से उपयोगी होती हैं। ये है अजैविक कारकों जैसे ठंडा, सूखा, ताप, लवणता आदि के प्रति फसलें अत्यधिक अनुकूलन प्रदर्शित करती हैं। अगला है इन फसलों के उत्पादन में समय कम लगता है। अगला है रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशी एवं पीड़कनाशी पर निर्भरता कम हो जाती है। मृदा की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है क्योंकि इन फसलों द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता अधिक होती है। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 7 अथवा है पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया का आरेखीय निरूपण के साथ वर्णन करना है। हाँ तो देखेंगे पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस अपक्रिया में प्राइमर्स रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जैसे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के 2 समुच्चयों व सेट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्रे यानी इन विट्रो विधि द्वारा उपयोग जीन कई प्रकृतियों का संश्लेषण होता है। ये एंजाइम जीनोमिक डीएनए के टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अपक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करते हुए उपक्रामकों को विस्तृत कर देता है। यदि डीएनए प्रतिकृति
प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है तो यह डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना परिवर्धित किया जाता है, अर्थात 1 अरब प्रतिरूपों का निर्माण होता है। ये सतत परिवर्धन ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज द्वारा किया जाता है। उच्च तापमान द्वारा प्रेषित द्विलड़ीय डीएनए के विकृतीकरण के समय यह एंजाइम हमेशा सक्रिय बना रहता है। आवश्यकता पड़े तो अपरिवर्धित खंड को वाहक के साथ बांधकर आगे क्लोनिंग में प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 पीसीआर अपक्रिया के चरण। इस अपक्रिया में प्रारंभ में डीएनए इसमें वांछित जीन डीएनए खंड मौजूद होता है। दूसरा, दोनों प्राइमरों के अत्यंत अतिरिक्त मात्रा। तीसरा, चारों न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटों। चौथा, ताप स्थिर डीएनए पॉलीमरेज से अपक्रिया मिश्रण में मिलाया जाता है। तत्पश्चात निम्नलिखित क्रियाएं क्रमानुसार हो की जाती हैं। जिससे विकृतीकरण में क्या होता है कि जब डीएनए को क्या किया जाता है 90 से 98 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो डीएनए के जो हाइड्रोजन बांड होते हैं क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृतीकरण कहलाती है। दूसरा, एनेलिंग। अब मिश्रण में 25 से 60 सेंटीग्रेड ठंडा किया जाता है, जब जिसके फलस्वरूप दोनों प्राइमर डीएनए विचरण में मौजूद एक कुंडलित डीएनए के पूरक क्रमों में एलीन अथवा युग्मित होते हैं। ये प्राइमर अवरोधित किए जाने वाले डीएनए खंड को दोनों 3 छोरों पर अयुग्मित होते हैं। इस चरण को तापमान प्रमुख रूप से प्राइमरों की लंबाई व उनके जीसी के अंश द्वारा निर्धारित होती है। एक्सटेंशन विस्तारण देखेंगे। अब तापमान को प्राइमरों को स्थिर रखा जाता है जिससे इष्टतम दर पर डीएनए का संश्लेषण हो सके। टैग डीएनए के लिए इस चरण में इष्टतम तापमान 72 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। टैग पॉलीमरेज प्राइमरों में 3 to 5 का उपयोग करके कुंडलित डीएनए साँचे पर जीन खंड के पूरक डीएनए का संश्लेषण करता है। यह अपक्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे ही जीवे में होती है। दोनों प्राइमरों को साँचा डीएनए धागे पर संश्लेषण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। हाँ, तो देखेंगे ये पीसीआर का आरेखीय निरूपण है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अगला है बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप देखेंगे बायोगैस संयंत्र क्या है, इसका सचित्र वर्णन क्या है। तो आप देखेंगे बायोगैस कई गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है। ये सूक्ष्मजीवों की क्रिया द्वारा पैदा होती है। ये सेलुलोज निर्मित पदार्थों का अवायवीय जीवाणु से क्रियाशील कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के साथ साथ मीथेन गैस बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। इन जीवाणु को मेथेनोजन के नाम से जानते हैं। मिथेनोबैक्टीरिया इनमें से एक है। ये जीवाणु पशुओं के र्यूमन तथा पशुओं के गोबर में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ये जीवाणु सेलुलोज के ऊपर क्रिया करके उसे तोड़ देते हैं, अतः इससे व्युत्पन्न ज्वलनशील को बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यह बायोगैस संयंत्र है जिसमें ये क्या होता है, गोबर होता है। ये एक टंकी इनलेट टंकी से जुड़ा होता है। ये इनलेट टैंक होता है। ये क्या होता है, एक डाइजेस्टर टैंक से क्या होता है, ये डाइजेस्टर टैंक है। इसमें आउटलेट पाइप से क्या होता है, ये जुड़ा होता है जिसमें गोबर इसमें डाली जाती है। तो जब इसमें गैस बनने लगती है तो गैस होल्डर क्या होता है, ऊपर उठने लगता है, जिससे यहाँ के क्या होती है, स्विच को ऑन कर देते हैं और गैस निकलने लगती है। ये इस तरीके से क्या होता है, गोबर गैस संयंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कैंसर क्या है, 8 का अथवा। कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं कैंसर क्या है। देखेंगे यहाँ पर कैंसर कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजित होना ही कैंसर कहलाता है। ये कोशिकाएं असामान्य रूप से वृद्धि करके गांठ का रूप धारण कर लेती हैं। इसे ट्यूमर कहते हैं। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रखती हैं तथा कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं। आगे है कैंसर का कारण। धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, पान से फेफड़ों में कैंसर होता है। इससे मुख, गले व लैरिंक्स में भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू चबाना, सुपारी व तंबाकू चबाने से मुख का कैंसर होता है। अपने देश के अधिक संख्या में मुख के कैंसर का यही एकमात्र कारण है। रसायनों का प्रयोग, अनेक रसायन शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं। ये निकोटीन, कैफीन, कोयला आदि। सूर्य की किरणों के प्रति उत्पादन, कृषकों व श्रमिकों को लंबे समय तक खुली धूप में वायु के कार्य करने के कारण त्वचा का कैंसर का संभावना रहती है। अगला है क्षतिग्रस्त भाग व चोट। शरीर के किसी भाग के से अधिक समय तक क्षतिग्रस्त रहने से कैंसर हो जाता है। उपचार देखेंगे कैंसर का। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। दूसरा है पान, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा है स्वयं की शारीरिक संरचना में कोई असामान्य परिवर्तन होने पर स्वयं चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। हाँ दोस्तों, तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है।
मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद 9 का अथवा रहेगा संलग्नता एवं पुनर्योजन को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे मानव विकास पर निबंध देखते हैं कि मानव विकास क्या होता है। तो आइए देखते हैं मानव विकास। हाँ चलिए देखेंगे। लगभग 40 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस तथा 14 मिलियन वर्ष पूर्व रामापिथिकस नामक नरवर विद्यमान थे। इन लोगों के शरीर बालों से भरपूर थे तथा ये गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। इथोपिया तथा जीवाश्म मानवीय विशिष्टताएं दर्शाते थे जो इस विश्वास को आगे बढ़ाती थी कि मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर बानर गण प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहे थे। 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व के दौरान हिमयुग में यह आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। मानव द्वारा प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व हुई। कृषि कार्य में लगभग 10,000 वर्ष आरंभ हुआ और मानव बस्तियां बनाना शुरू हुई। बाकी जो कुछ हुआ वह मानव इतिहास या वृद्धि का भाग और सभ्यता की परिगत का हिस्सा है। इसी में आगे है ऑस्ट्रेलोपिथेसिन आदि मानव जिसे बोला जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेसिन लैटन मायोसिन उपयुग में पाए गए और द्विपाद थे और मनुष्यों के समान दांत वाले थे, लेकिन उनके मस्तिष्क का आकार आधुनिक और मानव बानरों की तुलना में बहुत बड़ा नहीं था। हीमोजीनस की तुलना में मस्तिष्क का विकास के साथ आदि मानव को पाषाण काल का प्रस्तर काल भी कहा जाता है। आदि मानव झुंड बनाकर जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते थे। आदि मानव भोजन की तलाश में जंगलों में घूमा करते थे। आदि मानव जंगलों में रहने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो रहा है। अब 9 में अथवा है, तो अथवा आप लोग देख सकते हैं। 9 का अथवा है संलग्नता एवं पुनर्योजन के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आप देखेंगे संलग्नता एवं पुनर्योजन के उदाहरण सहित व्याख्या क्या होती है। हाँ तो देखिए संलग्नता और पुनर्योजन। लिंग संलग्न जीवों के अध्ययन हेतु मार्गन ने ड्रोसोफिला की कई द्विसंकर क्रॉस के ये मेंडल द्वारा मटर में किए गए द्विसंकर क्रॉसों के समान थे। उदाहरण के लिए मार्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया और F1 संततियों में आपस में क्रॉस करवाया। उसने देखा कि ये दोनों जीन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप वियोजित नहीं हुए और F2 पीढ़ी का अनुपात 9:3:3:1 से काफ़ी भिन्न मिला, जबकि दोनों जीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर यही अनुपात अपेक्षित था। मार्गन तथा उनके सहयोगी यह जानते थे कि यह जीन क्रोमोसोम में स्थित है और उन्हें शीघ्र ही यह भी जान लिया कि द्विसंकर क्रॉस में जीन जोड़ी एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, तो जनकीय जीन संयोजनों का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफ़ी ऊंचा रहता है। मार्गन ने इस कारण दो जीनों का भौतिक संयोग जुड़ा होना बताया। मार्गन ने इस घटना के संलग्नता शब्द दिया जो एक ही क्रोमोसोम की जीन जोड़ियों के साथ होने का उद्घोषण करता है। साथ ही अजनकीय जीन वियोजन के उत्पादन में पुनर्योजन कहा गया। मार्गन तथा उनके दल ने यह भी पता किया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने से भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता थी, अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था। उदाहरण के लिए उसने पाया कि श्वेत और पीले जीन जोड़ी में संलग्नता अधिक थी और इनमें पुनर्योजन 1:1.3% था, जबकि श्वेत में लघुपंख जीन का पुनर्योजन अनुपात 37.2% था, अर्थात इनमें संलग्नता कम थी। मार्गन ने शिष्यों अल्फ्रेड स्टर्बीवेट ने ही क्रोमोसोम के जीनों युग्मों को पुनर्योजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी का माप मानकर क्रोमोसोम में इनकी स्थिति के चित्र बना दिए। आजकल ये पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में आनुवंशिक नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जा रहे हैं। ऐसा ही बाद में मानव जीनोम अंकुरण परियोजना में भी वर्णित किया गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से रेखीय अनुमेय देख सकते हैं कि पुनर्योजन और संलग्नता कैसे हुई है। इस तरीके से आपका जो सेट नंबर 4 है 348 चीज़ें इस तरीके से पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है। अब आपको सेट नंबर 4 जो है नेक्स्ट वीडियो में 160 के रूप में मिलेगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।